Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on Production and Operations Management. The course code is MGT 362. In the last lecture we discussed chapter 9, which is on layout strategies. In this lecture we are going to continue with the topic and continue with the chapter. Before starting the today's presentations, let me give you an overview of what we have done so far in this lecture or in this chapter. First of all, we looked at the strategic importance of layout decisions कि जी फ़ायदा क्या होता है layout decisions लेने का. हमने इसको देखा कि जी layout decisions से आपकी overall cost of doing business कम होती है. फिर हमने ये देखा कि what are different types of layouts. उसमें हमने डिस्कस किया कि जी ऑफिस लेआउट होता है, रिटेल लेआउट होता है, वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लेआउट्स होते हैं, फिक्स पोजीशन लेआउट्स होते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स होते हैं. इसी तरीके से रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स होते हैं, वर्क सेल्स के लेआउट्स होते हैं. ये चीज़ें हमने डिस्कस की कि जी इतनी टाइप्स ऑफ लेआउट्स आर पॉसिबल. और फिर हमने इंडिविजुअली एक एक लेआउट को डिस्कस किया था कि जी ऑफिस के लेआउट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई कि आप लेआउट को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं. फिर हमने दूसरी रिटेल आउटलेट्स के लेआउट्स को डिस्कस किया, उनकी बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होती है लेआउट डिज़ाइन के अंदर, रिटेल आउटलेट्स के डिज़ाइन में, तो वो हमने डिस्कस की. हमने ये भी देखा कि जी किस तरीके से जो प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स होते हैं उसके अंदर क्या नुकसानात या क्या मसले होते हैं और कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम लेआउट के डिज़ाइन को क्वांटिफाई कर सकते हैं और लेआउट के डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हैं. जिसके अंदर हमने कॉस्ट का फंक्शन डाला था. हमने देखा था कि जी इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक इतना मैग्नीट्यूड या इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लो है और अगर एक यूनिट ऑफ फ्लो में इतने पैसे लगते हैं, तो ओवरऑल एक लेआउट के डिज़ाइन को हमने क्वांटिफाई कर लिया था. आज जो चीज़ें हमने देखनी हैं, होपफुली आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें देखनी हैं कि जी वर्क सेल्स क्या होते हैं, रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. ये जो वर्क सेल्स की हैं और रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स हैं, इसके अंदर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हमें आती हैं. वर्क सेल्स क्या होते हैं कि जी एक तरह के ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि एक तरह की चीज़ें जो होती हैं या एक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए आप मशीनरी सेटअप करते हो. उसमें लोग भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड मशीनरी भी होती है, और उसी तरह की उसी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स या फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स से आप उस मशीनरी से चीज़ें बनाते हो. इसके अंदर आपको वॉल्यूम भी ज़्यादा मिलता है प्रोडक्ट का और वैरायटी भी रिलेटिवली बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस ओरिएंटेड. इसके अंदर जो एक रिक्वायरमेंट आती है वो स्टाफिंग एंड बैलेंसिंग की आती है कि जी आपने एक तरह की नहीं मगर एक तरह की प्रोडक्ट फैमिली को बनाने के लिए मशीनरी लगा ली है. प्रोसेस ओरिएंटेड में क्या होता था कि एक तरह की मशीनरी कि जी ड्रिलिंग मशीन्स, लैपिंग मशीन्स, इसी तरीके से कटिंग मशीन्स, वो एक तरह की मशीनें प्रोसेस ओरिएंटेड में आप डिफरेंट जगहों पे ग्रुप करते थे. जो वर्क सेल्स होते हैं इसके अंदर मशीनरी इस तरीके से सेट की जाती है कि वो मशीनरी एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बना सके, तो एक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स बना सके कि जी फुटबॉल के कोई वेरिएंट्स होंगे, बास्केटबॉल के कोई वेरिएंट्स, एक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट बनाए वो मशीनरी. उस मशीनरी को इस तरह से ग्रुप किया जाता है, उसको एक वर्क सेल के अंदर रख दिया जाता है. वो हम देखेंगे कि जी क्या होते हैं आज. इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका ख्याल रखना पड़ता है वो स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स के जी अब हमने एक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी तो रख ली है, मगर इसमें स्टाफ कितना रखें, और हमने बैलेंसिंग करनी होती है वर्क सेल की कि जी जो काम है वो स्मूथली चलता जाए. इसी तरह हमने रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के अंदर देखना होता है कि जी जो रेपिटेटिव वर्क के लेआउट्स होते हैं उसके अंदर असेंबली हो रही होती है ना, फैब्रिकेशन हो रही होती है, असेंबली हो रही होती है.
तो उस असेंबली को हमने किस तरीके से बैलेंस करना है कि जो सारे वर्क स्टेशंस हैं उनको इक्वल टाइम मिले काम करने का, और किसी वर्क स्टेशन का अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से स्टाफ किया जाए, ताकि पूरी जो आपकी असेंबली लाइन है उसका टाइम बैलेंस आउट हो जाए। तो ये भी हम इसकी एग्जांपल आज देखेंगे लेक्चर के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज़ वर्क सेल्स। वर्क सेल्स क्या होते हैं? Work cells organize people and machines into groups to focus on single product और product groups। अब प्रोसेस ओरिएंटेड जो लेआउट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि यह प्रोसेस फोकस्ड के अंदर एक तरह की मशीन है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन्स एक तरफ होंगी, कटिंग मशीन्स एक और तरफ होंगी, वेल्डिंग मशीन्स एक और तरफ होंगी। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड जो या प्रोसेस फोकस्ड लेआउट्स होते हैं ना, उसमें मशीनें एक तरह की मशीनें एक साथ ग्रुप की जाती हैं। वर्क सेल्स के अंदर लोगों को और मशीनों को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो एक प्रोडक्ट या एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। Group technologies identify products that have similar characteristics for a particular cell. हम group technologies, it's a concept. Group technologies is a philosophy in production management के जी किस तरह की चीज़ों की एक तरह के characteristics हैं, ये एक तरह के characteristics हैं तो इनके लिए process requirements क्या हैं। तो आपको पता होता है कि जी जौन सी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक तरह की प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपको पता होता है कि जी ये प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स हैं इन प्रोडक्ट्स की, तो हम उन प्रोडक्ट्स को फिर ग्रुप कर देते हैं कि जी इनकी एक तरह की प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब वर्क सेल्स की ये बात होती है कि जी आपने जितना ज़्यादा वॉल्यूम बनाना है उतने ज़्यादा आप वर्क सेल्स लगा दें। एक ग्रुप ऑफ मशीन्स इधर लगा ली, दूसरी ग्रुप ऑफ मशीन लगा ली, तीसरी ग्रुप ऑफ मशीन लगा ली, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। सेल्स कैन बी रिकन्फिगर्ड एज डिज़ाइन एंड वॉल्यूम चेंजेस। अब आपके पास मशीनरी तो आ गई है, आपने उनको एक ख़ास तरह की प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल भी कर रहे हो, वर्क सेल्स की फॉर्म में आपने उन्हें अरेंज कर दिया। अब आपकी अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, वॉल्यूम उसकी ज़्यादा चाहिए तो आप एक और सेल ऐड कर लो, अगर उसकी कम हो गई है तो सेल को वो कर दो, आउट ऑफ एक्शन कर दो, यानी कि 3 काम कर रहे हैं तो 2 से काम कर लो, 2 वर्क सेल से। तो जिस तरह वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कम होती है तो वर्क सेल्स की भी यूटिलिटी कम ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह इन मशीनों को आप किसी और प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क सेल्स की बेसिक फ़ायदा ये होता है कि जी एक सेट ऑफ मशीनरी आपने एक सेल के अंदर रख दी है या एक लिमिटेड स्पेस के अंदर रख दी है, जिससे एक तरह की प्रोडक्ट या वन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है वर्क सेल के अंदर जो मशीनरी हो वो एक ही काम करती हो, वो डिफरेंट काम कर सकते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड जो प्रोसेस फोकस्ड जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर एक तरह की मशीनें होती हैं, इसके अंदर एक तरह की मशीनें नहीं होती। और आप वर्क सेल्स को ज़्यादा और कम कर सकते हो, उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। एडिशनल वर्क सेल्स डालने हो तो आप वो भी डाल सकते हो, जितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप वर्क सेल्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं वर्क सेल्स के? दे रिड्यूस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस या WIP, वर्क इन प्रोसेस। इट इज़ कि जी अभी आपने इट्स नॉट रॉ मटेरियल, इस पे आपने कोई ना कोई काम किया है, कोई ना कोई वैल्यू एडिशन किया, तो ये वर्क इन प्रोसेस है। लेस फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। वर्क सेल्स की एक और एडवांटेज जो है कि जी आपको जो स्पेस होती है उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस फोकस्ड प्रोसेस स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हमें एक ग्रुप ऑफ मशीन्स को हमने एक जगह पे स्टोर किया, दूसरी ग्रुप ऑफ मशीनरी को दूसरी तरफ स्टोर किया। रिड्यूस्ड रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड इन्वेंट्रीज। इसके अंदर क्योंकि काम वॉल्यूम आपका जो एक तरह की प्रोडक्ट बन रही है तो जाहिर बात है आपका थ्रूपुट भी इसके अंदर तेज़ होती है, यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हो। इसलिए इसके अंदर फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल की इतनी ज़्यादा हमें इन्वेंट्रीज नहीं चाहिए होती। रिड्यूस्ड डायरेक्ट लेबर
लेबर इसके अंदर बड़ा एफिशिएंटली यूज़ हो रहा होता है, लेबर की ट्रेनिंग भी बड़ी एफिशिएंटली हो रही होती है। अगर आपने पूरे वर्क सेल की थ्रूपुट बढ़ानी है, वर्क सेल से जो वर्क आउटपुट निकल रहा है उसको बढ़ाना है, आप और लोग लगा दो उसके अंदर। अगर आपने और निकालना है तो आप एक एडिशनल वर्क सेल डाल दें, तो मशीनरी ऐड कर सकते हैं, लोग ऐड कर सकते हैं। हाइटेंड सेंस ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, क्योंकि एक सेल के अंदर सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं एक प्रोडक्ट के बनाने के, तो सारे एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि क्या काम हो रहा है और उसके अंदर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। एक ही तरह का रेपिटेटिव काम नहीं कर रहे कि जी बस आपने ये काम करना है तो सारे दिन आपने यही काम करते रहना है। वर्क सेल के अंदर आपको दूसरों का भी काम करना पड़ जाता है, कभी उसकी मदद करनी पड़ गई, कभी अपने साथ वाले बंदे की मदद करनी पड़ गई। तो वर्क सेल्स के अंदर ये जो पार्टिसिपेशन होती है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ये ज़रा ज़्यादा होती है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इसके अंदर इक्विपमेंट एंड मशीनरी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है तो जाहिर बात है आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। आपकी थ्रूपुट ज़्यादा है कम मशीनों पे ही, तो आपको ज़्यादा मशीनें लगानी नहीं पड़ती। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मशीनरी के अंदर और इक्विपमेंट के अंदर वो रिड्यूस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस फोकस्ड। अब रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क सेल्स क्या है? इसके अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जाहिर बात है ऐसी मशीनरी को आपने एक वर्क सेल के अंदर डालना है जो एक प्रोडक्ट, पूरी प्रोडक्ट या एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, तो जाहिर बात है सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा ऑफ फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट, कौन सी तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिनके एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं। ये सर्विसेज के अंदर भी किया जा सकता है कि कौन सी तरह की सर्विसेज हैं जिनके एक तरह के प्रोसेसेस हैं, एक तरह के काम उनके अंदर रिक्वायर्ड है। हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉई। अब इसके अंदर ट्रेनिंग, जाहिरी बात है आपको अपने वर्कर्स की ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम या ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू रेपिटेटिव या प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेस स्ट्रेटजीज। बीइंग सेल्फ कंटेन्ड विद इट्स ओन इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। अब इसके अंदर आपको वर्क सेल बनाना होता है तो वो सेल्फ कंटेन्ड होता है कि इधर से रॉ मटेरियल आया, उस वर्क सेल में सारे उस पर प्रोसेसेस हुए, उधर से फिनिश्ड गुड निकल आई। वर्क इन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा उसी वर्क सेल के अंदर ही है और वर्क सेल से आपने बाहर कहीं उसको स्टोर नहीं किया। और आपको जो हमने क्वालिटी के अंदर पढ़ा था ना, पोका योका का कॉन्सेप्ट, कि जी वो डिवाइसेस जो आपकी क्वालिटी को चेक करती हैं ऑन स्पॉट, तो इसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्क सेल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, वही क्वालिटी को मेंटेन करते हैं कि जी आखिर में जब प्रोडक्ट बन के आ गई, वर्क सेल से निकलने का वक्त आ गया प्रोडक्ट का, उसको आखिर में चेक कर लिया पोका योका से, ताकि देख लिया जाए उसकी क्वालिटी अप टू दी स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है। अब डिफरेंट लेआउट्स हैं वर्क सेल्स के। अगर आपका नॉर्मली इस तरह का लेआउट होगा तो आप देखें दोनों लोग आपके एक दूसरे से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। थोड़ा सा एरिया है जिसमें उन्हें काम करने की जगह मिल रही है, उनके अपने अपने प्रोसेसेस हैं जो वो काम कर रहे हैं। अब इस तरह का लेआउट है तो इसके अंदर इट्स एन इम्प्रूव्ड लेआउट। इसके अंदर आप देखें कि जी दोनों वर्कर्स का कांटेक्ट और एक दूसरे के साथ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इधर आपकी प्रोडक्ट आती है, रॉ मटेरियल आता है, दोनों उस पर प्रोसेस करके उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो इधर से आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल आता है, दोनों अपना अपना काम करके उसको फिनिश्ड गुड के अंदर दोनों एक ही प्रोसेसेस कर रहे हैं। अगर एक को मसला होगा वो दूसरे से पूछ लेगा, दूसरे को मसला होगा वो पहले से पूछ लेगा। आप देखें इसके अंदर जो मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी ज़्यादा है, दोनों एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन या इंटरेक्शन भी उनका आपस में ज़्यादा है, और वर्क प्रोसेस जो एक ओवरऑल रॉ मटेरियल का फ्लो है वो भी एज कंपेयर टू दी फर्स्ट केस ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह एक और एग्जांपल आ रही है। अब यहाँ देखें नॉर्मल लेआउट अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन का लेआउट जो हमें बहुत सारी जगहों पे मिलता है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर कि जी
आपके एक दूसरे के साथ इट्स हार्ड टू बैलेंस दी टास्क कि जी आपने इधर प्रोसेस 1 करना है, इधर प्रोसेस 2 करना है, 3 4 5 अप टिल 6 7 8 प्रोसेसेस आपने करने हैं। तो इस पूरी जो असेंबली लाइन है या वर्क स्टेशन है, इसको बैलेंस करना कि जी तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तीसरे बंदे ने इतना काम करना है, चौथे ने ये वाले प्रोसेसेस करने हैं, इनको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस के अंदर वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री बढ़ रही है या बढ़ या कम हो सकती है। बाज़ जगहों पे कमी आ जाए, बाज़ जगहों पे ज़्यादती हो सकती है। अब इसी तरह इसका इम्प्रूव्ड वर्क सेल है। यहाँ आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल को आपने यहाँ फिनिश्ड गुड्स, डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो इस तरीके से। अब इस केस के अंदर जो मटेरियल का फ्लो है वो भी ऑप्टिमाइज्ड है, आहिस्ता 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 आगे जा रहा है, एम्प्लॉय इंटरेक्शन भी ज़्यादा है, और आपस में जब एम्प्लॉय इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो जाहिर बात है कि जी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी एक जो प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग है वो भी बेहतर होता है। अब इस तरह के जो वर्क सेल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, देखें इस वर्क सेल के अंदर तीन लोग काम कर रहे हैं। अब ये भी एक तरह का लेआउट है वर्क सेल का ही कि जहां आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है और फिनिश्ड गुड्स इधर से निकल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई हैवी प्रोडक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट हो तो उसको मूव करना मुश्किल होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि जी उसका पाथ ही मिनिमाइज्ड डिस्टेंस वो ट्रैवल करे ताकि उसको उठाना, लोड करना, अनलोड करना, उस पर प्रोसेसेस करना आसान हो। तो ये एक ये वाला जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वर्क सेल का कि जी आपको प्रोडक्ट की मूवमेंट कम करनी पड़ती है। अब कोई भी वर्क सेल होगा उसके अंदर आपने डिफरेंट प्रोसेस, ये भी आपके पास वर्क सेल है, ये भी आपके पास वर्क सेल है, इसमें आपने लोगों को किस तरीके से स्केड्यूल कर, कितने लोग हम इस वर्क सेल के अंदर लगाएं, इस वर्क सेल को बैलेंस किस तरह से करना है, बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जी पहले सवाल कि जी कितने लोग हम इसके अंदर हायर करें, कितने लोग इस वर्क सेल के अंदर काम करें, उसका जो प्रोसीजर है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिस्कस्ड अंडर स्टाफिंग एंड बैलेंसिंग वर्क सेल कि जी आपने वर्क सेल को स्टाफ किस तरीके से करना है और उसको बैलेंस किस तरह करना है। इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है टैक्ट टाइम। Tact is basically a German word which means drum। ठीक है, जिस तरह मार्च होती है ना, जब परेड होती है तो उसके अंदर ड्रम होता है, ड्रम जितना तेज बजता है उतनी तेज मार्च चलती है, ड्रम जितना आहिस्ता बजता है उतनी आहिस्ता मार्च होती है। तो ये ड्रम बेसिकली बीट, सिस्टम की ना बीट इंट्रोड्यूस देखनी होती है कि जी सिस्टम को किस बीट के साथ चलाना है। तो वो निकालने के लिए, टैक्ट टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क टाइम अवेलेबल डिवाइडेड बाय यूनिट्स रिक्वायर्ड कि जी आपके पास इस सिस्टम कितना टाइम है, कोई ऑर्डर आया है उस ऑर्डर का कोई टाइम होगा ना कि जी इतने दिनों में या इतने घंटों में तुमने ये बना के देनी है चीज़, तो वो आपके पास टाइम अवेलेबल है और आपको बताया जाएगा कि कितनी चीज़ें आपने बनानी है। 2 महीनों में 400 चीज़ें बनानी है, 1 महीने में 300 चीज़ें बनानी है। तो टैक्ट टाइम या सिस्टम की बीट जो है या सिस्टम की स्पीड ऑफ द मार्च जो है वो इस तरीके से हम निकालते हैं कि जी जो आपके पास टाइम अवेलेबल है और जितनी चीज़ें आपने बनानी है। ठीक है, जब आपने सिस्टम की बीट निकाल ली, सिस्टम की एक स्पीड निकाल ली, फिर आप बता सकते हैं कि जी कितने ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड हैं या कितने वर्कर हमें रिक्वायर्ड हैं। इसके अंदर क्या होगा, टोटल ऑपरेशन टाइम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टैक्ट टाइम। टैक्ट टाइम जो हमने यहाँ से निकाला है ना, तो वो हम यूज़ करेंगे। चले मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बताता हूँ जिससे ये बहुत ईजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। अब आपके पास एक कंपनी है जो गाड़ियों के साइड मिरर्स नहीं होते, किसी भी गाड़ी का साइड मिरर होता है वो बनाती है। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि जी उसने 600 मिरर पर डे बनाने हैं, उसको कोई ऑर्डर आया हुआ है उन्होंने कहा जिसकी रिक्वायरमेंट है कि तुमने 600 मिरर्स पर डे बना के देने हैं हमें। मिरर प्रोडक्शन स्केड्यूल जो है वो 8 घंटे के लिए वो काम करते हैं।
ठीक है, वो जो कंपनी है वो 8 घंटे के लिए काम कर रही है। एक मिरर को बनाने के लिए 600 मिरर्स तो ऑर्डर है ना, एक मिरर को बनाने के लिए आपको ये काम करने पड़ते हैं, ये ऑपरेशन। पहले उसकी असेंबली करनी पड़ती है, उसमें 50 सेकंड लगते हैं। फिर उसकी पेंटिंग करनी होती है, उसमें 45 सेकंड्स लगते हैं। फिर उसको टेस्ट करना होता है, उसमें 10 सेकंड्स लगते हैं। फिर उसको लेबल करना है तो 20 सेकंड लगते हैं। और फिर उसको पैक करना होता है, उसके अंदर 15 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इनको मिलाएंगे जब टोटल टाइम को, तो जी ये टोटल टाइम जो है इट इज गिविंग यू ऑलमोस्ट 140 सेकंड्स लगते हैं एक मिरर को बनाने में। ठीक है, तो अब हमने सिस्टम का सबसे पहले टेक टाइम निकालना है। टेक टाइम क्या है कि जी टोटल वर्क टाइम अवेलेबल यूनिट्स रिक्वायर्ड। तो अब इसके अंदर टोटल वर्क टाइम अवेलेबल कितना है कि जी 8 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो आपके पास जो टोटल टाइम होगा वो इन दोनों का मल्टीपल, उसको डिवाइड के जी एक दिन के अंदर हमें 600 यूनिट्स चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 48 सेकेंड्स बाद आपका एक मिरर निकलना चाहिए, वरना तो एक दिन के अंदर आप 600 मिरर्स नहीं बना सकते। तो ये क्या हुआ, ये हमने सिस्टम का टेक टाइम या सिस्टम का बीट निकाल ली कि जी हर 48 सेकेंड्स बाद आपने एक प्रोडक्ट निकालनी है, वरना तो आप 600 का जो आपका टारगेट है उसको नहीं अचीव कर सकोगे। अब आपने वर्कर्स रिक्वायरमेंट देखनी है कि जी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 140 सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट है, और हमारे जो सिस्टम का टेक टाइम है वो 48 सेकेंड्स है। तो 140 को जब डिवाइड बाय 48 करेंगे तो इट इज़ 2.9 विच इज़ सिमिलर टू ऑलमोस्ट 3 वर्कर्स। आपको 3 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी जो असेंबली लाइन है उसको स्टाफिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अब हमने देख लिया कि जी वर्क सेल्स डिस्कस कर लिया। वर्क सेल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि जी वर्क सेल्स एंड प्रोसेस फोकस्ड प्रोसेस स्ट्रेटजीज में क्या फ़र्क है। मैंने ये आपको बताया कि जी वर्क सेल्स के एडवांटेजेस क्या हैं और वर्क सेल्स को किस तरह से बैलेंस या वर्क सेल्स को किस तरीके से स्टाफ किया जाता है। इसके अंदर जो नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो टेक टाइम का है। टेक टाइम बेसिकली सिस्टम की बीट होती है कि जी सिस्टम को कितनी तेज़ी से या कितनी आहिस्दगी से उसको चलाना है। फिर उसके बाद हमने वर्कर रिक्वायरमेंट्स देख लिए कि जी आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं कि जी रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के अंदर हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, उसके लिए क्या कंसिडरेशन हमें रखनी पड़ती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जी प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो होती हैं या रेपिटेटिव, पिछले चैप्टर 7 के अंदर तो हमने रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड को अलग-अलग से डिस्कस किया था कि जी प्रोडक्ट ओरिएंटेड वो होते हैं जिसके अंदर एक ही तरह की प्रोडक्ट होती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। रेपिटेटिव के अंदर मॉड्यूल्स हम असेंबल करते हैं और हमारे पास अ फेयर अमाउंट ऑफ वैरायटी होती है, मगर वॉल्यूम भी हमारे पास, दोनों वैरायटी एंड वॉल्यूम दे आर इन अ फेयर अमाउंट, बहुत ज़्यादा दोनों में से कुछ नहीं होता। तो अब हम इसको एज अ सिंगल प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोडक्ट्स और फैमिली ऑफ सिमिलर हाई वॉल्यूम लो वैरायटी प्रोडक्ट्स। Volume is adequate for high equipment utilization. Product demand is stable enough to justify high investment in specialized equipment. Product is standardized or approaching a phase of life cycle that justifies investment. That justifies investment. Supplies of raw material and components are adequate and of uniform quality. अब इसके अंदर रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के अंदर हमें किस तरह की चीज़ होती है, इस तरह की चीज़ होती है जिसके अंदर हमें हाई वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड है, वैरायटी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके अंदर वॉल्यूम जो होता है प्रोडक्ट का वो क्योंकि ज़्यादा होता है तो जाहिर बात है इसके अंदर हमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होती है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होती है तो आपकी जो ऐसी इक्विपमेंट ली जाती है जिसकी हम यूटिलाइजेशन या उससे 24 घंटे काम ले सकें, तो जाहिर बात है ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा तो इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो स्टेबल, ऐसी प्रोडक्ट्स को हम रेपिटेटिव या प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स में बनाते हैं जिनकी डिमांड स्टेबल हो
जिस तरह हमने डिस्कस किया था चिप्स की, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की, इनकी डिमांड स्टेबल होती है, और जाहिर बात है डिमांड स्टेबल है तो लोग इन्वेस्टमेंट भी उसके अंदर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के अंदर की जा सकती है, क्योंकि आपको पता है स्टेबल डिमांड है, चीज़ की डिमांड आती जानी है, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग की जाती है कि यार पैसा ज़्यादा हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर कि जी प्रोडक्ट जो होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, प्रोडक्ट कि स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट होती है या स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं, और प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल के अंदर मेच्योरिटी की लाइफ साइकिल के अंदर आ चुकी होती है, या जो होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड होता है डिमांड के अंदर, तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी उस पर इफेक्ट कर रही है। प्रोडक्ट ऐसी होती है जो स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट से बन रही होती है, प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल होती है, इसलिए उसके अंदर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं उनकी क्वांटिटी जो होती है और उनकी क्वालिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म हमें मिलती है सप्लायर से, तो तब हम रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स की तरफ जाते हैं। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के अंदर हमें दो तरह के, अब हमने रेपिटेटिव के अंदर पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, बेसिकली इट्स एन असेंबली। अब असेंबली से पहले हमने कहा था कि जी वो मॉड्यूल्स आते हैं और मॉड्यूल्स जुड़ते हैं, उन मॉड्यूल्स को भी तो फैब्रिकेट करना होता है ना। अब मोटरसाइकिल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंजन है, उसकी बॉडी है, उसके व्हील्स हैं, उसकी ब्रेक्स हैं, तो ये अब कोई ना कोई असेंबली के वक्त तो वो सारी चीज़ें आके हम असेंबल कर देते हैं और उधर हम रेपिटेटिव प्रोसेस लगाते हैं, मगर उन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके भी तो कोई सप्लायर्स हैं या उनके भी तो कोई मैन्युफैक्चरर है ना, वो उसको एक फैब्रिकेशन लाइन से गुजारते हैं कि जी एक प्लांट होगा उसके अंदर सिर्फ टायर बन रहे होंगे, एक और प्लांट होगा उसके अंदर सिर्फ इंजन बन रहे होंगे, एक और प्लांट है उसके अंदर सिर्फ ब्रेक्स बन रही होंगी, तो हर प्रोडक्ट का एक ही तरह की प्रोडक्ट बन रही होती है विद हाई वॉल्यूम। तो अगर कोई चीज़ असेंबल हो रही है रेपिटेटिव प्रोसेस से, मगर वो जो पार्ट्स उसके अंदर असेंबल हो रहे हैं वो तो पहले प्रोडक्ट फोकस प्रोसेस से गुजर के आए हैं ना, तो इसलिए प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स होते हैं। नॉर्मली उनके अंदर दो तरह के हमें लेआउट्स नज़र आते हैं, एक फैब्रिकेशन लाइंस नज़र आती हैं और एक असेंबली लाइन नज़र आती हैं। अब फैब्रिकेशन लाइन के अंदर क्या होता है, इट बिल्ड्स कंपोनेंट ऑन अ सीरीज ऑफ मशीन, कि जी आपने अगर ब्रेक ही बनानी है तो उसके लिए एक सीरीज ऑफ मशीन होगी, स्पेशलाइज्ड मशीन होगी जो लो वैरायटी मगर हाई वॉल्यूम आपको देगी, उससे वो कंपोनेंट उन मशीनों से गुजर के आपके पास एक प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसके अंदर प्रॉब्लम, फैब्रिकेशन लाइन के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने मशीन्स को पेस करना होता है ताकि जो उसके ऊपर प्रोसेसेस है वो इक्वल टाइम में होते जाएं। अब एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस होने हैं, ठीक है, प्रोसेस 1 इधर होना है, प्रोसेस 2 इधर होना है, प्रोसेस 3 इधर होना है, प्रोसेस 4 इधर होना है, रॉ मटेरियल आपका इधर से ऐड हो रहा है और यहाँ आके वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आपने इसको किस तरीके से पेस करना है मशीनों को कि जी पहले के अंदर 5 मिनट लगे, फिर 5 मिनट बाद वो पार्ट अगले उस पे प्रोसेस पे जाए, फिर 5 मिनट बाद अगले प्रोसेस पे जाए, 5 मिनट के बाद अगले प्रोसेस पे जाए और पीछे से हर 5 मिनट बाद चीज को ऐड करते जाए, तो इससे क्या हर 5 मिनट बाद आपको एक आउटपुट मिलेगी। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो फैब्रिकेशन लाइन है उसके अंदर हमें मशीनों को पेस करना होता है। इसी तरह जो पेसिंग या बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, पेसिंग मशीन और बैलेंसिंग मशीन्स, ठीक है। तो हमें फैब्रिकेशन लाइन के अंदर पूरी मशीन्स को एक खास स्पीड से चलाना पड़ता है। अब असेंबली लाइंस जो होती हैं उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जो फैब्रिकेशन लाइन से हमारे पास प्रोडक्ट आ गई हैं, अब हमने उनको जोड़ना है एक एंड प्रोडक्ट के अंदर। तो assembly lines put fabricated parts together at a series of workstations paced by the work task, balanced by moving task। अब इसके अंदर भी यही है कि जी एक असेंबली लाइन है आपके पास, उसके अंदर आपने 3 या 2 असेंबली ऑपरेशंस करने हैं, आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं, मॉड्यूल 1 आपका इधर आया, इधर आपने मॉड्यूल 2 उस पर लगाया, इधर आपने उस पर मॉड्यूल 3 लगाया और आखिर में आपके पास फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड प्रोडक्ट आ
गई, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये आपके पास असेंबली हो रही है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने सिस्टम को पेस करना है कि जी वो हर 5-5 मिनट बाद आगे जाए ताकि पिछले वाले पे और काम हो सके। तो फैब्रिकेशन लाइन के अंदर भी हमें, फैब्रिकेशन लाइन के अंदर प्रोडक्ट बन रही होती है, असेंबली लाइन के अंदर प्रोडक्ट असेंबल हो रही होती है। इसके अंदर हमें वर्क स्टेशंस को बैलेंस, दोनों के अंदर हमें वर्क स्टेशंस को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट हम किस तरीके से, ये जरा एडवांटेजेस हैं कि जी प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के, लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि आपकी थ्रूपुट बढ़ गई है तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो तो जाहिर बात है कम होगी। reduced work in process inventories, easier training and supervision, rapid throughput। disadvantages क्या है, high volume is required, work stoppage at any point, ties up the whole operation। अब इधर इस जगह पे अगर कहीं ना कहीं इधर कोई मसला हो जाए या इधर कोई मसला हो जाए तो पूरे की पूरी असेंबली लाइन या फैब्रिकेशन लाइन रुक जाती है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्ट और प्रोडक्शन रेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स नहीं बन सकती या कम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर कम होती है। अब एक और बहुत लुक्रेटिव बिजनेस जो प्रोडक्ट फोकस्ड लेआउट्स के अंदर है कि जी एक तो फैब्रिकेशन लाइन हमने देख ली, एक असेंबली लाइन हमने देख ली, एक डिसअसेंबली लाइन भी होती है जिसके अंदर पुरानी प्रोडक्ट्स को डिसअसेंबल किया जाता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रीन सप्लाई चेन्स के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर आपको पुरानी चीज आती है, उसको तोड़ा जाता है, उसके कंपोनेंट्स को अलग करके फिर उनको एज रॉ मटेरियल बेचा जाता है। तो अभी तक जो हमने देखा कि जी डिफरेंट जो प्रोडक्ट फोकस लेआउट्स हैं उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोडक्ट फोकस्ड या रेपिटेटिव फोकस लेआउट्स जो हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है असेंबली लाइन की, फैब्रिकेशन लाइन की, डिसअसेंबली लाइन की बैलेंसिंग का, ठीक है। तो ये हम किस तरह से करते हैं। अब बैलेंसिंग के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द इम्बैलेंस बिटवीन मशीन्स और पर्सनल वाइल मीटिंग रिक्वायर्ड आउटपुट्स। असेंबली लाइन का आपका बेसिक मकसद ये होता है कि जी मिनिमाइज कर दें इम्बैलेंस बिटवीन द मशीन्स एंड पर्सनल्स, ताकि जो थ्रूपुट है वो आउटपुट एक यूनिफॉर्मली बाहर निकलती रहे। स्टार्ट विद द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, असेंबली लाइन की बैलेंसिंग को हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि जी कौन कौन से प्रोसेसेस का एक दूसरे से रिलेशनशिप है, प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बताया था प्रेसिडेंस एक्टिविटीज के दरमियान में प्रेसिडेंस रिलेशनशिप था, जिसको हम एक्टिविटी ऑन नोड से रिप्रेजेंट करते थे। उसके अंदर क्या होता था, एक एक्टिविटी होती थी, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है, उसके बाद अगर ये एक्टिविटी तीसरी है तो विच मीन्स के जी इन दोनों एक्टिविटीज को करने के लिए इस एक्टिविटी का होना जरूरी है। तो इसके अंदर ये जो एरोज हैं ये प्रेसिडेंस रिलेशनशिप बता रहे हैं। डिटरमिन द साइकिल टाइम, कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस, बैलेंस द लाइन बाय असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू वर्क स्टेशंस। ये तो एक प्रोसीजर हो गया। अब लेट मी शो यू एन एग्जांपल जिस पे ये प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है। आपका एक कंपोनेंट है जिसको हमने असेंबल करना है, उसके अंदर हमारे पास कुछ टास्क हैं कि जी टास्क ए बी अप टिल आई हमने करनी है। इन टास्क को असेंबली की जो विंग, जहाज का एक विंग हम असेंबल कर रहे हैं, उसके अंदर हमें कुछ टास्क करनी है। उन टास्क का जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हर टास्क का दिया हुआ है कि जी एक्टिविटी ए को करने के लिए या टास्क ए को करने के लिए 10 मिनट है, बी को करने के लिए 11 मिनट चाहिए, सी को करने के लिए 5 मिनट, डी को लिए 4, ई के लिए 12 मिनट, एफ के लिए 3 मिनट, जी के लिए 7 मिनट, एच के लिए 11 मिनट, आई के लिए 3 मिनट, ठीक है। तो अब टोटल टाइम, अब आपने अगर एक विंग है उसको असेंबल करना है तो उसके लिए टोटल टाइम आपको चाहिए 66 मिनट्स, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप इनका क्या है, प्रेसिडेंस
प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। ठीक है, प्रेसिडेंस रिलेशनशिप कि जी कौन सी एक्टिविटी पहले होनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी बी करने से पहले आपको एक्टिविटी ए खत्म करना जरूरी है, सी से पहले आपको बी की रिक्वायरमेंट है, डी से पहले आपको बी की रिक्वायरमेंट है, ई से पहले ए की रिक्वायरमेंट है, एफ से पहले सी और डी को आपको खत्म होना जरूरी है, जी से पहले एफ का खत्म होना जरूरी है, एफ से पहले जी का खत्म होना जरूरी है, ई से पहले एच का खत्म होना जरूरी है, और आई से पहले जी और एच का खत्म होना जरूरी है। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से एक्टिविटी ऑन नोड की रिप्रेजेंटेशन से मॉडल कर सकते हैं कि जी एक्टिविटी ए है उसको 10 मिनट रिक्वायर्ड है, उसके बाद एक्टिविटी बी है उसको 11 मिनट रिक्वायर्ड है, बी को खत्म होने से पहले ए का खत्म होना जरूरी है। तो ये हमारे पास इधर रिलेशनशिप आया हुआ है। अब एक्टिविटी सी जो है उसका उसके स्टार्ट करने से पहले उसको 5 मिनट चाहिए, और उसको ख़त्म करने से स्टार्ट करने से पहले बी का होना ज़रूरी है। इसी तरह डी के लिए हमें 4 मिनट रिक्वायर्ड है और उससे पहले हमें बी की ज़रूरत है। इस तरीके से हमने अब ये एक एक्टिविटी ऑन नोड बना ली। अब हमारा इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, विंग को असेंबल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बताना है कि इसके अंदर कितने वर्क स्टेशन लगाए ताकि जी एक वर्क स्टेशन पे वो विंग जाए, उस पे ये एक्टिविटीज हो, फिर अगले वर्क स्टेशन पे जाए, उस पे कुछ एक्टिविटीज हो। हमने तो मशीनों के वर्क स्टेशन बनाने हैं ना, कि डिफरेंट रिक्वायर्ड पीपल एंड इक्विपमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। तो हमने हर वर्क स्टेशन पे एक स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग और इक्विपमेंट रखनी है ताकि जी अब हमारा काम क्या है कि जी इसको बैलेंस कर दें कि जी हर 5 मिनट बाद या हर 10 मिनट बाद जो पार्ट है वो आगे जाता जाए, और उसके ऊपर ये जो सारी एक्टिविटीज हैं जिनके टाइम डिफरेंट है वो हो जाए, पूरी हो जाए और इसी सीक्वेंस से हों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज करते हैं कि जी आपके पास टोटल, सबसे पहले आप इस प्रोसीजर के अंदर देखो ना, उसने कहा है कि डिटरमिन द साइकिल टाइम, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन एंड बैलेंस द लाइन। अब इसके अंदर हम साइकिल टाइम इसका देखते हैं। साइकिल टाइम जो है वो प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल पर डे, कि जी कितना दिन के अंदर आपके पास टाइम है। ये वही कॉन्सेप्ट है टैक टाइम का कि जी कितना आपके पास टाइम अवेलेबल है और कितना आपने काम करना है। तो इस विंग असेंबली के लिए हमारे पास 480 मिनट्स अवेलेबल हैं दिन के लिए, और हमने 40 यूनिट्स बनानी है एक दिन के अंदर। ठीक है, अब हमने सिस्टम की बीट निकालनी है, उसका टैक टाइम या साइकिल टाइम निकालना है। जो टोटल टाइम हमारे पास अवेलेबल है और 40 चीजें हमने एक दिन के अंदर बनानी है, विच मीन्स कि हमें 12 मिनट बाद एक यूनिट निकालनी है, वरना तो 12 मिनट बाद एक यूनिट असेंबल हो जानी चाहिए, वरना तो हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन जो हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे इसके अंदर, टाइम फॉर टास्क, जितनी टास्क है उनका टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम, जो हमने यहाँ से निकाल लिया। आपको पता है कि जी इन सारी टास्क को कंप्लीट करने को जब हमने एडअप करें तो 66 मिनट्स लगेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें पता है कि जी 6 वर्क स्टेशन बनाओगे तो तब हमारा ये सारे का सारा काम हो सकता है। अब हमने उन्हीं एक्टिविटीज को 6 वर्क स्टेशन के अंदर, सबसे पहले हमने वर्क स्टेशन बना दिए जितने कि जी 6 वर्क स्टेशन बनेंगे। अब हमने एक्टिविटीज को बैलेंस करना है कि जी पहली एक्टिविटी 10 मिनट ले रही है, दूसरी 11 मिनट, तीसरी 12 मिनट, चौथी 5 + 4 9 + 3 कितने ले रही है, 5 + 4 + 3, तो ये भी आपके 12 मिनट ले रही है, ये आपके 11 मिनट ले रही है, ये आपके 10 मिनट ले रही है। तो अब हर 12 मिनट बाद जब आप इसको मूव करोगे ना, हर 12 मिनट्स पे आप इसके अंदर एक नया पीस या एक नया विंग इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और वो हर 12 मिनट बाद आगे जाता जाएगा। या तो देखिए इसका मैक्सिमम 12 टाइम है, इसका 12 से कम है, इसका 10 है, इसका भी 12 है, इसका भी 11 है, इसका 10 है। ठीक है, तो पहले वाला जो वर्क स्टेशन है उसको 2 मिनट फ्री टाइम मिलेगा, दूसरे वर्क स्टेशन को 1 मिनट फ्री टाइम मिलेगा, तीसरे को कोई टाइम फ्री नहीं मिलेगा, चौथे वाले वर्क स्टेशन को भी चौथे वाले को कोई टाइम नहीं मिलेगा, तीसरे को भी कोई टाइम नहीं मिलेगा, पांचवें को आपका 1 मिनट मिल जाएगा, और छठे को आपको 2 मिनट मिल जाएंगे फ्री टाइम। बाकी सारी आपकी अपना जो असेंबली लाइन है वो बैलेंस हो गई है कि जी हर 12 मिनट बाद तुम डालोगे इसके अंदर तो आपके पास आ जाएगी। अब आप इसके अंदर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट आपने खुद करनी है या एक्टिविटीज कि जी
कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, वो हमने पहले हमने वर्क सेल्स बना लिए हैं ना इसके अंदर कि जी इतने हमारे पास स्टेशंस या वर्क सेल्स होंगे जिसके अंदर हम ये काम कर रहे होंगे। तो अब आपने उनकी स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट्स उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले डिस्कस की हैं कि जी वर्क स्टेशन पता चल जाए। बेसिकली वर्क सेल्स अगर आपका लेआउट है तो उसके अंदर हमें स्टाफिंग रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि जी इस वर्क सेल से इतना काम निकालना है तो कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है। और अगर हम असेंबली या फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो हमने पूरी असेंबली लाइन को बैलेंस करना होता है, और वो बैलेंस का प्रोसीजर हमने इधर डिस्कस कर लिया। उसी तरह से साइकिल टाइम आपने निकालना है, साइकिल टाइम के बाद वर्क स्टेशन निकालने हैं, और फिर आपने डिफरेंट एक्टिविटीज को वर्क स्टेशंस पे पुट इस तरीके से सेट करना है कि जी उनका जो टाइम है वो 12 मिनट हो जाए। अब इसके अंदर देखें, ये तो हमने इधर जो डिस्कशन किया इसके अंदर स्टेशंस जो हैं या एक्टिविटीज़ जो हमने वर्क स्टेशंस पे डाल दी हैं ऑर्बिटरी आपके एग्जांपल के अंदर डली हुई हैं, मगर इसके लिए डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स हैं। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है तरीके या वे ऑफ थिंकिंग। जिस तरह हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड पढ़ा था ना पिछले चैप्टर के अंदर, वो भी एक एल्गोरिदम था, एक ह्यूरिस्टिक था कि जी एक खास तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका था। तो इसके अंदर भी कुछ ह्यूरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि जी सबसे पहले जिसका लार्जेस्ट, जिस एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा टाइम है उसको एक वर्क स्टेशन पे रखते हैं। जिस एक्टिविटी के बहुत सारे उसकी फॉलोइंग एक्टिविटी ज़्यादा है तो उनको एक वर्क स्टेशन में रखते हैं। या आपकी बुक के अंदर 6 तरह के ह्यूरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह के डिफरेंट सिचुएशन है। जिन एक्टिविटीज़ का टाइम सबसे कम है उनको ग्रुप कर दें, जिन एक्टिविटीज़ का सबसे ज़्यादा है उनको अलहदा कर दें या वर्क स्टेशन में लगा दें। तो डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स हैं जिससे हम ये जो एलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन दी वर्क स्टेशन हैं ये कर सकते हैं। अब हमने पूरे इस असेंबली लाइन की एफिशिएंसी देखनी हो तो वही बात है कि जी आपके पास जो टास्क टाइम है, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन एंड लार्जर साइकिल टाइम, आपके पास 66 मिनट्स चाहिए इस पूरे विंग को असेंबल करने के। दिस इज योर टास्क टाइम। आपके पास 6 वर्क स्टेशन हैं और हर वर्क स्टेशन के लिए 12 मिनट चाहिए, तो हर 12 मिनट बाद आप एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो आपने सिस्टम को बैलेंस किया है उसकी एफिशिएंसी अबाउट 91.7% है कि जी ऑलमोस्ट 100% के करीब है कि जी आप ऑलमोस्ट इसके अंदर 91 इसलिए है क्योंकि कुछ वर्क स्टेशंस के अंदर थोड़ा बहुत टाइम हम यानी कि एडिशनल टाइम है। जिस तरह वर्क स्टेशन 1 जो है उसके अंदर 2 मिनट्स फ्री है, 2 के अंदर 1 मिनट फ्री है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। अगर इन वर्क स्टेशन के अंदर कोई टाइम फ्री ना होता तो ये 100% एफिशिएंसी पे आपकी असेंबली लाइन चली जाती। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, लेआउट्स के अंदर हमने लेआउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स पढ़ लिए, ऑफिस लेआउट, रिटेल लेआउट्स, वेयर हाउसेस के बारे में, फिक्स पोजीशंस के बारे में, प्रोसेस लेआउट्स का पढ़ा, वर्क सेल्स देखे कि जी उनके अंदर स्टाफिंग एंड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ ली। इसी तरह रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के अंदर हमने असेंबली लाइन की बैलेंसिंग पढ़ ली। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स के अंदर हमने टेक्निक पढ़ ली थी जिससे हम एक लेआउट की कॉस्ट निकालते हैं और फिर हम उस लेआउट को ऑप्टिमाइज करके एडिशनल कॉस्ट इटरेटिवली निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि जी द कॉस्ट ऑफ लेआउट इज मिनिमाइज्ड। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 9 विच इज़ लेआउट स्ट्रेटजीज। अब हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं विच इज़ ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जी आप किस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, इन्वेंट्री होती क्या है। ऑल्दो अभी तक तो मैंने जो आपको जो हमारी डिस्कशन हुई है अभी तक प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर, तो मैंने आपको इन्वेंट्री के थोड़े बहुत आइडियाज़, वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स क्या होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहा हूँ। मगर इस चैप्टर के अंदर हम फॉर्मली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी है कि जी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री एंड टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज के जी इन्वेंट्री के फंक्शंस क्या हैं, इन्वेंट्री की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जिसके अंदर एक ABC एनालिसिस है, रिकॉर्ड एक्यूरेसी, साइकिल काउंटिंग,
कंट्रोल ऑफ सर्विस इन्वेंट्रीज ये देखेंगे। इसके बाद हम डिफरेंट इन्वेंट्री मॉडल्स देखेंगे जिसके अंदर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट मॉडल्स देखेंगे, होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड सेटअप कॉस्ट देखेंगे, इन्वेंट्री मॉडल्स फॉर इंडिपेंडेंट डिमांड। अब यहाँ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डिमांड जो है इससे मुराद ये होती है कि जी अगर आपके पास इन्वेंट्री में 2-3 तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं और एक तरह की चीज़ अगर कम हो रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, और दूसरे तरह की भी डिमांड उसकी, जिस तरह चाय के साथ बिस्किट की डिमांड होती है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जितनी ज़्यादा चाय बिकेगी उतनी ज़्यादा बिस्किट, या जितना ज़्यादा दूध बिकेगा उतनी ज़्यादा बिस्किट बिकेंगे। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट डिमांड है। इंडिपेंडेंट डिमांड ये होती है कि जी अगर एक चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो दूसरी चीज़ इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दैट। तो अगर एक चीज़ बिक रही है तो इसका मतलब ये नहीं है दूसरी चीज़ भी बिकेगी। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो डिमांड होती है उसके अंदर हम डिफरेंट इन्वेंट्री मॉडल्स पढ़ेंगे। इन्वेंट्री मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडिपेंडेंट डिमांड के होंगे, और उसके अंदर इकोनॉमिक्स ऑफ ऑर्डर, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, रीऑर्डरिंग पॉइंट, प्रोडक्शन ऑर्डर, क्वांटिटी मॉडल, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। हम इसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स भी पढ़ेंगे, सिंगल पीरियड मॉडल्स पढ़ेंगे एंड फिक्स पीरियड सिस्टम्स पढ़ेंगे। ये हम आहिस्ता आहिस्ता जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम इधर से अभी लेट्स स्टार्ट द इनिशियल पार्ट, ताकि हम अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर इसको ख़त्म कर सकें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स एंड कस्टमर सर्विस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए की जाती है कि आपके पास इतना माल हो जिस पे ज़्यादा पैसा भी ना आपका खर्च हो, और जिससे आपके कस्टमर की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हो। इतना कम ना रखें कि जी आपका कस्टमर आए तो आपके पास चीज़ ही ना हो, और इतनी ज़्यादा भी ना रखें कि जी आपका बहुत सारा पैसा उस इन्वेंट्री के अंदर लग जाए। तो ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री मैनेज का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जी ये बैलेंस करता है कि जितनी कस्टमर रिक्वायरमेंट है और जितनी आपके पास पैसे हैं या इन्वेस्टमेंट है उनको मिनिमाइज करता है और मैक्सिमाइज करता है कस्टमर सर्विसेज को। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है। इसके इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री क्या है? वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट्स ऑफ मैनी कंपनीज representing as much as 50% of the total invested capital। अब बहुत सारी कंपनी सर्विसेज के अंदर एंड प्रोडक्शन के अंदर आपका एक बहुत बड़ा चंक होता है, या बहुत बड़ा it's an expensive asset, almost 50% of the invested capital जो होता है that is in inventories। Operation manager must balance inventory investments and customer services। अब वही बात है कि जी operations manager को डिसाइड करना होता है कि कितनी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और कितना कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इन्वेंट्री के फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक क्यों इस्तेमाल की जाती है इन्वेंट्री? टू डीकपल और सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जी प्रोडक्शन प्रोसेस के जितने प्रोसेसेस हैं उसके डिफरेंट एरियाज को या डिफरेंट पार्ट्स को अलहदा कर दिया जाए। यानी कि अब कोई ना कोई मसला आ गया आपकी मशीन, ये मैं आपको फिर से एक रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि जी एक प्रोसेस इधर हो रहा है, एक प्रोसेस इधर हो रहा है। यहाँ ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पे यहाँ ये प्रोसेस के अंदर वर्क इन प्रोसेस है यहाँ, और यहाँ ये फिनिश्ड गुड्स बन रही हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स बन रही हैं, वर्क इन प्रोसेस इज अप टिल हियर। इस जगह पे ये फिनिश्ड गुड बन रही है। अब क्या हुआ कि जी इस जगह पे कोई मसला आ गया, तो अगर आपके पास इधर इन्वेंट्री होगी तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, अगर इन्वेंट्री नहीं होगी तो ये प्रोसेस भी रुक जाएगा। तो इन्वेंट्री का बेसिक मकसद ये होता है टू डीकपल और सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, टू डीकपल द फर्म फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्रोवाइड अ स्टॉक ऑफ गुड्स दैट विल प्रोवाइड अ सिलेक्शन फॉर कस्टमर्स। अब यही बात है कि जी अगर रॉ मटेरियल के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो तब भी अगर आपके पास रॉ मटेरियल की कोई इन्वेंट्री नहीं होगी तो आपकी आउटपुट जो हो जाएगी वो रुक जाएगी, तो आपके कस्टमर को चीज़ नहीं पहुंचेगी। तो जो आपकी
फ्लक्चुएशन आ रही होती है सप्लाई एंड डिमांड के अंदर, उन सारों को इन्वेंट्री मैनेज कर रही होती है। टू टेक द एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स, अब इन्वेंट्री का एक और फायदा ये है कि जी बास दफ़ा सप्लायर आपको कहता है यार मुझसे इतनी क्वांटिटी लोगे तो मैं तुम्हें सस्ती दूंगा, तो अगर वो रिड्यूस्ड प्राइस जो होती है दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस। तो इन्वेंट्री कभी इसलिए भी रखी जाती है कि जी डिस्काउंटेड रॉ मटेरियल मिलेगा, डिस्काउंटेड रॉ मटेरियल मिलेगा तो उससे हमारी प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि जी कभी कभी इन्वेंट्री इसलिए भी रखी जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन से चीज़ों की प्राइसेस ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं, तो एक आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए जिससे अगर इन्फ्लेशन कोई चीज़ महंगी हो जाए रॉ मटेरियल तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पे इतना फ़र्क ना पड़े। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं कि जी आप इन्वेंट्री क्यों रखते हो। अब इन्वेंट्री की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल होती है। अब ये क्या होता है, इट इज़ नॉन प्रोसेस्ड। रॉ मटेरियल वो होता है जिसपे आपने कोई ना कोई आपने कोई ना कोई वैल्यू एडिशन नहीं की हुई, इट्स अ रॉ मटेरियल, इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड, नॉन प्रोसेस्ड एसेट्स। फिर इसके बाद वर्क इन प्रोसेस होती है, अंडर गो सम चेंज बट नॉट कम्प्लीटली। अब अगर कंप्लीट चेंज हो गई है फिर तो वो फिनिश्ड गुड्स हो जाएगी, मगर कुछ ना कुछ आपने उस पर वर्क इनपुट की हुई है या वैल्यू एडिशन की हुई है तो वो वर्क इन प्रोसेस होगी। इसी तरह एक और टाइप ऑफ इन्वेंट्री होती है जिसको कहते हैं मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग इन्वेंट्रीज। ये बेसिकली उन मशीनरीज की, उन लोगों की इन्वेंट्रीज होती हैं जो आपके प्रोसेस को चला रहे होते हैं, नेसेसरी टू कीप मशीन्स एंड प्रोसेस प्रोडक्टिव। तो ये उन लोगों की इन्वेंट्रीज होती हैं कि जी इस फैक्ट्री के पास 20 मैकेनिक्स की इन्वेंट्री है। वो 20 मैकेनिक्स किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए। तो एमआरओज जो मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस होते हैं ना, उनकी भी एक तरह की इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस भी एक टाइप ऑफ इन्वेंट्री है, एमआरओज भी एक टाइप ऑफ इन्वेंट्री है, और फिनिश्ड गुड्स जो होती है, जो कंप्लीटेड प्रोडक्ट होती है अवेटिंग शिपमेंट्स, वो भी इज अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अब आप देखें फ्लो जो पूरी साइकिल टाइम है उसके अंदर ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम आपके पास नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हो रही हैं, इन पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, और सिर्फ 5% ऑफ द टाइम इन पे वैल्यू एडिशन हो रही होती है। और ये क्या है, सारे की सारी इन्वेंट्रीज होती हैं सिस्टम के अंदर कि जी अभी चीज़ मूव हो रही है, अभी स्टोर हो रही है, अभी उसकी इंस्पेक्शन हो रही है, तो सेटअप हो रहा है उसका मशीन का, और फिर मशीन चल रही है। अब देखें इसके अंदर ये डिफरेंस सेटअप का देखें कि जी आपके पास ऑपरेटर्स पहले उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर उस मशीन को सेटअप किया जा रहा है कि जी अभी इससे कटाई का काम होना है तो इसको पहले टाइट करना या इसका ब्लेड चेंज करना। तो ये जो सेटअप होता है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर आपको सेटअप टाइम रिक्वायर्ड होता है, फिर उसके बाद रनिंग टाइम है और फिर आउटपुट निकल रही है। एडिशनल जो वर्क इनपुट हो रही है वो तो इधर हो रही है ना कि जी उसको काट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर काट के आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। तो किसी भी मटेरियल की या किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही होती, मगर इन्वेंट्री आपकी होती है, और फिर जब वैल्यू एडिशन होती है तो फिर वो एंड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स बन जाती है। इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्री को जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, आपको ये पता होना चाहिए कि जी जो चीज़ें आपने इन्वेंट्री के अंदर रखी हुई हैं उनकी कैटेगरी पता होनी चाहिए, उनकी क्लासिफिकेशन कि जी ये मेरी इन्वेंट्री है या ये मेरा गोदाम है, तो उसके अंदर मैंने किस तरह की या किस क्लासिफिकेशन की चीज़ें रखी हैं। मैंने उसके अंदर चावल रखा है, मैंने उसके अंदर डिटर्जेंट रखा है, मैंने इसके अंदर तेल रखा है, तो आपको इन्वेंट्री के आइटम्स की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए और आपको उनका रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि जी किस तरह की चीज़ कितनी क्वांटिटी में रखी हुई है। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आपको पता हो क्या आइटम्स आपने रखे हुए हैं, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, हाउ एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन। दूसरी चीज़ ये है कि जी आपने इन्वेंट्री को कितना एक्यूरेटली मेंटेन किया हुआ है। आपके गोदाम में 2 टन पड़ी हुई है और आपके रिकॉर्ड में पता चल रहा है कि जी 1800 पड़ी हुई है,
तो इस तरीके से तो नहीं, यू हैव टू कीप अप टू डेट योर रिकॉर्ड्स। इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग एंड आइटम क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आज के चैप्टर के अंदर हमने चैप्टर 9 जिसके अंदर लेआउट स्ट्रेटजीज थी वो डिस्कस कर ली कि जी क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं। एक एक लेआउट स्ट्रेटजी को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया। हमने देखा कि जी अगर प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट है तो उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स है तो हम लाइन बैलेंसिंग या असेंबली लाइन बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने चैप्टर 9 के ख़त्म किए। और फिर आज हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया। चैप्टर 12 के अंदर हमने मैं इन्वेंट्री के बारे में डिस्कशन करनी है, इन्वेंट्री की डिस्कशन करनी है और उसके अंदर डिफरेंट इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं। उसके अंदर पहला काम मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो बता दिया है। अब आज के दिन हम इसको इस पॉइंट पे ख़त्म करते हैं कि जी इन्वेंट्री क्या होती है, उसका फ़ायदा क्या होता है और इन्वेंट्री को मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसके अंदर आपको आइटम्स की क्लासिफिकेशन और एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ योर आइटम्स पता होना चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर को इधर ही ख़त्म करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फ़हद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।